अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की अब हम मज़ीद बात करने लगे हैं और अब हम ये देखेंगे कि जब इतने अरसे से हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में होते हैं, बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो वो किस तरह से है। तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है स्टूडेंट्स के हाउ आर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और साथ ही साथ हाउ आर दे मेटाबोलाइज्ड इन दी बॉडी। परेशानी होना, टॉपिक का नाम सुन के लेक्चर की तरफ चलते हैं और इन सारी चीज़ों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रोटीन्स की जहाँ इतनी बात की, देखा वो कैसे बनते हैं, उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वहाँ पे अब मैंने सोचा आपको ये भी बताती चलूँ कि आपकी बॉडी में प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ ये किस तरह आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। देखिए, सबसे पहले तो प्रोटीन आपकी बॉडी में आएगी कहाँ से। आपकी बॉडी में तो चले मौजूद है, लेकिन उसका बड़ा बेसिक सोर्स की बात करते हैं या बड़ा ऐसी बात कर लेते हैं, कोई ऐसी जो ना स्टूडेंट्स हमें सबको पता है। देखिए, आपको मैंने बताया था प्रोटीन ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो आपके खानों में प्रेजेंट होता है। और आपको अगर याद हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कुछ प्रोटीन के सोर्सेज भी पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि बीन्स में, मीट में, आपके पास एग में, इन सब चीज़ों में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने प्रोटीन खाए और प्रोटीन आपकी बॉडी में चले गए। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जब हम इतनी बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोटीन से बनी हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोटीन से बनी हैं। सबसे पहले आप सबने याद रखना है एंजाइम्स। एंजाइम्स की हमने बड़ी दफ़ा बात की है। ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसकी वजह से बॉडी के केमिकल रिएक्शंस में स्पीड आती है। याद आया, हमने बहुत दफ़ा बात की है एंजाइम्स की, खासतौर पर जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम, तब हमने इसकी बात की थी। तो एंजाइम्स वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें स्पीड आएगी। ठीक है, तो एंजाइम्स आपने याद रखना है प्रोटीन्स के बने होते हैं। देन हम देख लेते हैं डिफेंस प्रोटीन्स। डिफेंस का क्या मतलब होता है। डिफेंस का मतलब होता है अपने आप को बचाना, सेव करना, किसी चीज़ के खिलाफ लड़ना। तो अगर आपको याद हो, पढ़ा हुआ है हम सब ने कि हमारी बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएं या कोई पैथोलॉजी हो जाए, जिससे कोई डिजीज़ होती है, तो किसी भी वो होते हैं ना, पॉजिटिव एजेंट होते हैं जिसकी हमने पहले भी बात की थी, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब उनके खिलाफ जब बॉडी ने लड़ना है, तो बॉडी के पास अपना कोई इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई चीज़ तो पड़ी है ना। तो वो जो इम्यून सिस्टम में चीज़ पड़ी है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये जो आपकी एंटीबॉडीज़ है ये भी प्रोटीन की बनी हुई है। तो सबसे पहले तो हो गए एंजाइम्स जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। देन देयर आर एंटीबॉडीज जो कि डिफेंस प्रोटीन्स हैं। देन थर्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होती हैं, आप सबको याद होगा, मैंने आपको जब पढ़ा रही थी रिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। उसमें हमने कौन सा ऐसा डिस्कस किया था मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपको याद होगा रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपने याद रखना है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये भी आपके पास प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद है। अलहदा से एक मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, ये भी क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन है ये भी। तो देख रहे हैं कि अभी तक हमारी बॉडी की कितनी ऐसी बातें हैं जिसमें हमने देखा कि प्रोटीन्स ही हैं। देन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब रेगुलेटरी प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, मतलब आपकी बॉडी को रेगुलेट करेंगे, आपकी बॉडी में किसी चीज़ का चेंज नहीं आने देंगे। अब वो कौन सी होती है भाई, जिस तरह हॉर्मोन्स होते हैं आपके सारे, जिसमें हम एक एग्जाम्पल के साथ बात कर लेते हैं, वो है इंसुलिन। इंसुलिन आपने याद रखना है कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका एक स्पेसिफिक लेवल होना बड़ा ज़रूरी है, ये भी प्रोटीन है। तो इसका मतलब है जो हमारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, एक बड़ा स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर और एक बड़ा सा स्पेसिफिक सा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को, वो भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई मतलब डिफेंस प्रोटीन्स, देन ट्रांसपोर्ट जिसमें हीमोग्लोबिन की बात की, रेगुलेटरी प्रोटीन्स जिसमें हमारे पास इंसुलिन आ जाता है, देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, बॉडी का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कौन सी प्रोटीन्स आती हैं स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में। स्ट्रक्चर की बात अगर करें, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था बालों में प्रोटीन है, नाखूनों में प्रोटीन है। तो ये किस चीज़ से बनता है, ये कैरेटिन से बनता है। कैरेटिन बड़ा मशहूर नाम है, आप सबने सुना होगा, कैरेटिन से बनता है। कैरेटिन वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, आपके बालों का स्ट्रक्चर बनाएगी, आपके नाखूनों का स्ट्रक्चर बनाएगी। तो देखा आपने कि ये भी प्रोटीन है, ये नहीं है कि आपकी बॉडी का कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बाल हैं, नाखून है, तो ये खुद ही बन रहे हैं, इनके लिए कोई बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए था,
कोई चीज़ चाहिए थी जो इनको बना सके, तो देखा गया कि वो भी प्रोटीन्स हैं। देन बात करते हैं मूवमेंट प्रोटीन्स। मूवमेंट का क्या मतलब होता है? एक तो आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, क्योंकि आपके माइंड में आएगा कि ट्रांसपोर्ट का और मूवमेंट का मतलब शायद सेम है। नहीं, ट्रांसपोर्ट का तो मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीज़ें ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो किस तरह हो रही है। लेकिन जब मूवमेंट की बात करेंगे ना, तो ये हमारी मूवमेंट की बात हो रही है कि जिस तरह हमारे हाथ हिलते हैं, हमारे बाजू मूवमेंट में आते हैं, ये सब कैसे होता है। तो जो आपके मूवमेंट प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रोटीन्स होते हैं जो आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाम क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और अभी 10th ग्रेड में आपको इनके नाम समझने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वैसे अगर आपने याद करना हो कुछ स्टूडेंट्स ने, तो एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन्स हैं जो आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 2 ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स की वो एक्टिविटी आती है जो हम चलते हैं, हमारे हाथ हिलते हैं इतने, या बहुत से लोग अगर जिस तरह कह लें वर्कआउट करते हैं, लेकिन वर्कआउट के अलावा भी आपकी पूरी मूवमेंट जो हो रही है ना, वो मसल्स की वजह से हो रही है। और मसल्स में स्टूडेंट्स आपके प्रोटीन्स हैं एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एंड फाइनली न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो आप खाएंगे, आपकी बॉडी में आएंगे, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एग्स में जो प्रोटीन मौजूद हैं, आपके मीट में जो प्रोटीन मौजूद हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि प्रोटीन वो भी हैं जो हम खा रहे हैं, वो जो बात हमने पहले भी की थी। लेकिन आपने ये ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसका मतलब है कि मैक्सिमम चीज़ें हमारी बॉडी में प्रोटीन की वजह से ही हो रही हैं। अगर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रोटीन से ना बने हो, तो इसका मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो जाएंगे। अगर ये अफेक्ट होंगे तो आप देखें एंजाइम्स अफेक्ट होंगे, बॉडी के केमिकल रिएक्शंस अफेक्ट हो जाएंगे, डिफेंस प्रोटीन्स अफेक्ट होंगे। अगर ये प्रोटीन सही तरह नहीं बन रहे, तो आपकी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस के खिलाफ लड़ नहीं सकेगी, बीमारियों से कंट्रोल नहीं कर सकेगी। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में कमी आ जाएगी, तो आपके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस से इतने मेजर इश्यूज आते हैं बॉडी में। अगर इन प्रोटीन्स को कुछ हो जाए तो फिर मेजर इश्यूज आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स देख लें, आपके नाखून वीक हो जाएंगे, बाल वीक हो जाएंगे। यही 2 बातें मैं इससे बार बार कर रही हूँ, यही 2 एग्जाम्पल्स इससे दे रही हूँ ताकि ना आपको पता हो कि केराटिन कहाँ कहाँ होता है। ये बेसिक एग्जाम्पल्स से ना हमें चीज़ें याद रह जाती हैं। मूवमेंट प्रोटीन, चलना फिरना, खाना सोना, ये सब कैसे करेंगे अगर आपके मसल्स के प्रोटीन वीक होंगे। और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स, अगर न्यूट्रिशन की ही कमी हो गई है आपके अंदर, तो भी आपकी बॉडी, क्योंकि वो प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं मिलेगी, इस वजह से आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। तो अब समझ आया आपको कि हम प्रोटीन को मैक्रो न्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं। याद है मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या था? मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो अब आपको समझ में आया कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं प्रोटीन्स को। उसकी रीज़न यही है कि अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी में ये इनकी एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं होगी, तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होने लग जाएंगी, क्योंकि 90% स्ट्रक्चरल ऐसी चीज़ें हैं हमारी बॉडी की जो प्रोटीन से बनी है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रोटीन से चीज़ें बनी है, ये देख लें आपकी पूरी बॉडी को यूँ समझे रेगुलेट कर रही हैं। अगर यहाँ फ़र्क आ गया, यहाँ मसला आ गया, तो आपकी पूरी बॉडी में मसला आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमने प्रोटीन्स खा लिए हैं, इंजेस्ट कर लिए हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं। अब इनके साथ आगे होता क्या है? जिस तरह आपको याद होगा हमने कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात की थी कि बॉडी में अगर वो मौजूद हों तो बॉडी उनके साथ क्या करती है, कैसे वो लेके चलती है। तो उसमें आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो जो प्रोटीन्स अगर आपने खाए हैं, तो प्रोटीन क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो सकते, हमेशा आप याद रखिएगा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते इसी फॉर्म में। अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स से भी टूटना है, उसके बाद उनकी डाइजेशन होगी और एब्जॉर्प्शन होगी। इसी तरह प्रोटीन्स अगर खा रहे हैं तो पहले इनका ब्रेकडाउन होगा, फिर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगी। कोई भी चीज़ आप खा लें, वो उसका पहले ब्रेकडाउन होता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स और वो सारी चीज़ें क्योंकि बहुत बारीक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अगर ब्रेकडाउन नहीं ना होगा सही तरह, तो फिर इनकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी सही तरह। तो जो प्रोटीन्स आप खाएंगे स्टूडेंट्स, जब वो डाइजेस्ट होंगी, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये बात आपको समझ में आई? ये बात हमने पहले भी की थी कि जब भी प्रोटीन को तोड़ेंगे वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डाइजेशन हो गई है, डाइजेशन के बाद बॉडी में इन प्रोटीन्स ने जाना है। अगर बॉडी में जाना है तो सबसे पहले तो क्या ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ये निकले और बॉडी में जाएं, ट्रांसपोर्ट हो। वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ने ही प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने हैं कि ट्रांसपोर्ट हो बाकी बॉडी में, ताकि बॉडी सही तरह जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ एब्जॉर्ब कर सके।
समझ आ रही है? हमेशा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ये सिर्फ प्रोटीन तक लिमिटेड बात नहीं है। गौर से सुनिएगा, जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं सबसे पहले वो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बाद जब वो बहुत छोटे पीसीज में डिवाइड हो चुकी होती है देन इट इज़ यूज्ड इन द बॉडी, एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आपने प्रोटीन्स खाए, उनकी डाइजेशन हुई, अमीनो एसिड्स में कन्वर्जन होगी, अब आते हैं इसके एब्जॉर्प्शन की तरफ। सबसे पहली तो ज़रूरी चीज़ ये है कि बॉडी प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे ये प्रोटीन्स। बॉडी प्रोटीन कौन से हैं? ये सारे जो हमने फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन पढ़े जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ चले जाएंगे, एंजाइम्स बना देंगे, डिफेंस प्रोटीन्स बन जाएंगे, आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बन जाएंगे, हार्मोन्स बन गए, एंजाइम्स बन गए, जो मर्जी लिख दें, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि आपके पास बॉडी प्रोटीन बॉडी में यूज हो गया, जहां जहां बॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनने थे वो बन गए। अब उसके बावजूद आपके पास प्रोटीन बॉडी में बच गए, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी कि अभी भी वो बच गया, अब उसका क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, वो जब बच गया है वो इनमें से 3 चीजों में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले फैट स्टोर्ड, आपको मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ की, बेशक वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, अगर आप उसको ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट आपको पता है ओबेसिटी कॉज करता है, और इस वजह से कहते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट खानी चाहिए जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन चला गया बॉडी में तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओबेसिटी होगी, ये बात आप सबको याद है वैसे भी। तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो, चाहे हम लिपिड्स की बात करें, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें या प्रोटीन्स की बात करें, एक्स्ट्रा चीज़ जो भी होगी वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके अलावा अगर प्रोटीन्स हैं तो वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का आपस में क्या लिंक है, तो हमने याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि आप इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रोटीन्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी ये करती है। देखिए, फैट में भी तो स्टोर कर रही है, लिपिड्स और फैट्स भी तो एक अलहदा से मैक्रोमॉलिक्यूल है। अगर बॉडी उसमें कर सकती है तो ग्लूकोज में नहीं कर सकती। तो अब ज़रा सोचें, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि आपके पास जितने मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह से है। अब ये देखें कि आपके पास प्रोटीन सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह है। याद रखना है आपने स्टूडेंट्स, वो बेशक बिल्डिंग ब्लॉक्स में यूज होते हैं, बेशक स्ट्रक्चरल फायदे प्रोटीन के ज़्यादा है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी ये फिर भी है, ठीक है। और सोर्स ऑफ एनर्जी ये किस तरह से है कि ये आपके पास जो प्रोटीन्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स ग्लूकोज में, ये कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर आपके पास रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए इट डजेंट मैटर कि आप कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं या प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, आपकी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर ही लेती है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी बॉडी फौरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी, लेकिन अगर आप प्रोटीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि बॉडी को उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। ये कीटोलाइसिस का प्रोसेस होता है बड़ा लंबा, उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ये जितने प्रोटीन्स हैं जो आप खा रहे हैं या फैट ज़्यादा अगर खा रहे हैं तो उन सब ने कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होना है। लेकिन ये सोर्स ऑफ एनर्जी सारे होते हैं, इससे ये बात याद रखनी है कि आपके प्रोटीन्स को आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये काम आपकी बॉडी करती है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। कार्बोहाइड्रेट खाने से एनर्जी फौरी मिलेगी, प्रोटीन खाने से एनर्जी फौरी नहीं मिलेगी, थोड़े टाइम बाद बॉडी एनर्जी सप्लाई करना शुरू करेगी, क्योंकि प्रोटीन को सबसे पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये है एनर्जी की फॉर्म, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। फाइनली आपने याद रखना है कि अगर उसके बावजूद प्रोटीन बच गया तो फिर उसका क्या होता है। देखें, याद रखिएगा कि प्रोटीन में आपके पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कोई इतना अच्छा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ नहीं होती, इस वजह से जो प्रोटीन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाती है स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है ये बॉडी से एक्सक्रीट होती है। प्रोटीन कैसे एक्सक्रीट होगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी यूरिया में, और प्रोटीन की कन्वर्जन इनटू यूरिया ये होती है यूरिया साइकिल। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये केमिस्ट्री में नहीं, आप लोग ये बायो में पढ़ेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम क्योंकि बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे पास इंटरलिंक्ड, हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जो हो तो वो ह्यूमन बॉडी में रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहा है, लेकिन उसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा जा सकता है। तो क्या होता है कि आपके पास ये जो प्रोटीन है उसके अंदर क्योंकि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हार्मफुल होता है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होता है कि आपकी जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सारी की सारी बॉडी आपकी क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया।
ये यूरिया होता है जो फिर किडनीज में जाता है, ये यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिन एंड एक्सक्रीटेड आउट ऑफ योर बॉडी। तो बात समझ में आ रही है कि आपके पास कैसे होगा कि यूरिया की फॉर्म में यहाँ पे एक्सक्रीशन होती है, तो यूरिया में जो कन्वर्जन है ना स्टूडेंट्स, ये लिवर में होती है। ये आपको थोड़ी सी मैं बातें इससे जनरल बता रही हूँ कि जनरल बातें हमें पता हो ना तो सब्जेक्ट को समझना, उस पॉइंट को समझना और पढ़ना बड़ा ईजी हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि पहले प्रोटीन बॉडी में आई, वो बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, फिर वो जाएगी पहले तो जितना बॉडी में प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनने हैं वो बन जाएंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा है तो फैट फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, उसके अलावा एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी क्योंकि प्रोटीन भी हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, और जितनी एक्स्ट्रा बच जाएगी जिसके अंदर अब नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ गई है तो क्या होगा कि आपका लिवर इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा विद दिस हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल, और यूरिया साइकिल में कन्वर्जन के बाद एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जितना भी है ना वो सारा का सारा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंस आपकी प्रोटीन की, आप देख लेंगे कितनी इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने बात की है, ह्यूमन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन की इसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस है ना प्रोटीन की वो मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अभी आप यही देखें कि अगर आपने प्रोटीन खाया है तो फिर उसके साथ क्या होता है बॉडी में और किस तरह उसकी कन्वर्जन होती है। तो स्टूडेंट्स, बॉडी में आपने देखा कि कितनी मेजर इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स की, कितनी ज़्यादा चीज़ें जो प्रोटीन से बनते हैं। सोचा था कभी आपने कि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोटीन से बनती हैं? जो हो सकता है आप में से काफ़ियों को पहले से पता भी हो, काफ़ी स्टूडेंट्स को, कि कौन सी चीज़ कैसे प्रोटीन से बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे आपके याद रखने कॉन्सेप्ट लिमिट नहीं होता। प्रोटीन्स आपके और भी बहुत से स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसकी अभी मैंने आपको डिटेल नहीं बताई, अभी आपको मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं। आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करें और देखें कि क्या आपको ये बातें समझ में आती हैं, क्योंकि अगली बातें समझने के लिए हमेशा ये पिछले लेक्चर्स को पता करना, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करें रिवीजन, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।